नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस एजुकेशनल चैनल रुपेश एकेडमी में स्वागत है। आज से हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है। आपने यदि सिलेबस से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो पहले देख लीजिए, ताकि आपको क्लियर पता होनी चाहिए कि आपको जाना कहाँ है ना। क्या कौन कौन सा यूनिट है और कौन सा यूनिट में कितना चैप्टर्स आते हैं और कौन सा यूनिट का कितना वेटेज है, ये मालूम होना चाहिए। आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, आज से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं और कंडीशन मैंने बताया था कि भाई मेरे साथ अगर पढ़ना है तो आप कॉपी और पेन साथ में लेके बैठिए और मेरे साथ साथ नोट बनाते हुए चलना है, क्योंकि स्लाइड को मैंने उसी ढंग से बनाया है कि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। तो ये आपके सामने कुछ पिक्चर्स नज़र आ रहा है। ये सारा पिक्चर्स का पीछे का जो कंसेप्ट है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे। ऐसे कई लोग जानते भी होंगे कि भाई ये एक्चुअल में हो क्या रहा होगा, कि कहीं ना कहीं बॉडी को रब करते हैं, रब करने से चार्ज डेवलप होता है और चार्ज डेवलप होने की वजह से हमको अट्रैक्शन या रिपल्सन यानी कि आकर्षण या फिर विकर्षण यह देखने को मिलता है। तो ये सारा चीज़ को और बढ़िया से समझेंगे जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए, अब ये जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में आता है तो सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। तो इसमें हम लोग चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। तो देखिए, लैंग्वेज जो लिखा हुआ है ना, वो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच है किसका, फिजिक्स का, इन विच हम लोग स्टडी करते हैं, इन विच वी स्टडी अध्ययन करते हैं किसके बारे में, चार्ज के बारे में। कंडीशन क्या है, एट रेस्ट। चार्ज जब रुका हुआ रहेगा उस टाइम में चार्ज के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कोई दिक्कत नहीं समझने में। इसको अगर बांट दिया जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड को, इलेक्ट्रो का मीनिंग क्या है, स्टडी ऑफ चार्ज, एंड स्टैटिक का मीनिंग क्या है, एट रेस्ट। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। चैप्टर ये आप देखिए, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो हमको मालूम होना चाहिए कि भाई चार्ज क्या है। तो डेफिनेशन जितना भी आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा आगे आने वाला टाइम में भी, तो वो इजी से इजी हो, मैं अपनी ओर से बहुत प्रयास किया हूँ, ठीक है ना। और यदि आपको लगेगा कि नहीं इससे और आसान हो सकता है तो आप अपने से लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, चार्ज के बारे में ये क्या है कि एनर्जी है। इट इज़ एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी। पोजेस्ड बाय बॉडी मीन्स कि ये पोजेस्ड यानी होना या रखना किसी में, जैसे बाय बॉडी। मान लेते हैं कि बॉडी पोजेस्ड करके रखा है किस चीज़ को, उस एनर्जी को। और एनर्जी किसको, एनर्जी किस चीज़ को बोल रहे हैं, चार्ज को बोल रहे हैं, है ना। इट इज़ एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी, जिसकी वजह से होगा क्या ना, वो जो बॉडी है, बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसकी वजह से क्या किया, फिर से समझिए, बॉडी ने उस एनर्जी को अपने में रखा, पोजेस्ड किया, बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसकी वजह से होगा क्या, इट शोज, दिखाता है क्या, अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन। कौन दिखाता है, वो बॉडी दिखाता है। जाहिर सी बात है, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है और उसके पास में कोई पॉजिटिव चार्ज आया तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, दूर भगाएगा। अगर वो पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव चार्ज आया उसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। तो आगे देखिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया है कि चार्ज को 2 टाइप्स में डिवाइड किया था। पहला पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इस स्लाइड में क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। जहाँ भी आपको समझने में दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उसका आंसर मैं देने का जरूर कोशिश करूँगा, ठीक है। आगे बढ़िए। बेसिक कंसेप्ट ऑफ चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। इतना तो समझे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, एट रेस्ट, रुका हुआ रहना चाहिए, कंडीशन है। तो यहाँ पे बात आता है कि कोई भी बॉडी चार्ज होगा, उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो उसका बेसिक कंसेप्ट यही है कि दो बॉडी अगर है तो दोनों बॉडी को रब करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में जो इमेजेस आपको दिखाई पड़ रही थी उसमें क्या हो रहा था, वो जो कंघी दिखाई पड़ रहा था, वो कंघी कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ के साथ रब करेंगे तभी वो जो कागज़ का टुकड़ा है ना, कागज़ का जो पीछे से, उसको अट्रैक्ट करेगा। समझ पा रहे हैं ना। तो ये दोनों बॉडी को जब तक आप रब नहीं करेंगे ना, जब तक घर्षण नहीं करेंगे, फ्रिक्शन नहीं करेंगे, तब तक दोनों बॉडी में चार्ज डेवलप हो ही नहीं पाएगा। बेसिक कंसेप्ट यही है। बस इसमें बात आता है कि कहीं से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, यानी कहीं से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। मान लेते हैं कि बॉडी ए है, ये बॉडी ए था, मान लेते हैं ये बॉडी बी था। ए से अगर इलेक्ट्रॉन निकला है तो ए में कौन सा चार्ज आएगा वो देखेंगे, और बॉडी बी गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा ये देखेंगे, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट में यही लिखा हुआ है। देखिए, व्हेन अ बॉडी, क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ बॉडी लूजेज इलेक्ट्रॉन,
या तो लूज इलेक्ट्रॉन। जब भी ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो जो बॉडी लूज करता है ना, उस बॉडी पे कौन सा साइन आता है, देन इट गेट्स पॉजिटिव चार्ज। कोई दिक्कत नहीं, दो बॉडी है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकला तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसको ठीक वैसे ही ना, ज्ञान जितना बांटिएगा, दूसरे को दीजिएगा तो आप में और बढ़ेगा, ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर यहाँ पे वो आपका ये फेल हो जाएगा। कोई चीज़ अगर ज्ञान ले रहे हैं तो बढ़ना उसमें भी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए आप ये कर सकते हैं कि हम अगर ज्ञान देंगे, मेरे में से निकलेगा तो मेरे में वो नॉलेज जो है ना और इंक्रीज होगा, कम नहीं होगा। तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो जिस बॉडी से निकला ना उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। आगे क्या लिखा हुआ है पढ़िए। साथ ही साथ मास विल डिक्रीज, गौर कीजिएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, क्या निकला बाहर, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकला तो इस इलेक्ट्रॉन का अपना मास भी तो होगा कि नहीं होगा। मान लेते हैं कि पहले 9 इलेक्ट्रॉन था, 9 इलेक्ट्रॉन था, 9 में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, अब बचा कितना है यहाँ, 8 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन का अपना जो मास था वो उस इलेक्ट्रॉन के साथ ही वहाँ चला गया, दूसरा वाला बॉडी में, बी बॉडी में। तो साथ ही साथ जब पॉजिटिव चार्ज कोई बॉडी होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिमूव हुआ। और मास की बात करेंगे तो मास जो है यहाँ देखिए डिक्रीज स्लाइटली, मास कम होगा, समझ पा रहे होंगे, है ना। लेकिन व्हेन गेन इलेक्ट्रॉन इट गेट्स नेगेटिव, फिर समझिए अगर इलेक्ट्रॉन जो लेगा जो बॉडी उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, एंड इट मास विल इंक्रीज स्लाइटली, उसका मास बढ़ जाएगा। हाँ भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से उठ के वहाँ गया है तो अपने साथ वो उसका खुद का जो मास था वो लेके गया है, तो मास जाहिर सी बात है वहाँ कुछ बढ़ जाएगा। नीचे जो नोट में लिखा हुआ है इसको अभी एज इट इज लिख ले रहिए, ये हम लोग न्यूमेरिकल बना के देखेंगे कि ये 6.25 इंटू 10⁻18 कैसे आता है। आगे हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे तो वहाँ पता चलेगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि किसी बॉडी को अगर 1 कूलम चार्ज दे माने कि डेवलप करना है या देना है, डेवलप करना है बोलिए, है ना, 1 कूलम चार्ज करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ना, 6.25 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन चाहिए किसी भी एक बॉडी को चार्ज करने के लिए। कितना चार्ज करने के लिए, 1 कूलम चार्ज करने के लिए। इस बार एक क्वेश्चन पूछा था कि 2 कूलम चार्ज करने के लिए कितना होता है, तो कहाँ से आता है ये चीज़ हम लोग अभी बताएंगे। Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो एक्सप्रेशन है यहाँ से निकल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से। E का वैल्यू फिक्स रहता है, Q का वैल्यू यहाँ पे अभी 2 अगर बोलता और यहाँ N का नंबर आराम से निकाल लेंगे। धीरे धीरे समझते चलेंगे, एकदम घबराइए मत। जो स्लाइड में है इसका बढ़िया से नोट्स बनाते चलिए, ठीक है ना। वीडियो को पॉज कीजिए, लिखिए, और जहाँ भी दिक्कत होता है पूछिए। अगला स्लाइड में चलिए। जो चीज़ पीछे अभी समझे वही यहाँ लिखा हुआ है कि एक बॉडी ए है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, बी में एंटर किया, तो यहाँ आया कौन सा, प्लस साइन, यहाँ पे माइनस साइन, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या होगा, मास विल डिक्रीज स्लाइटली, इसमें क्या होगा, मास विल इंक्रीज स्लाइटली। एग्जाम्पल दिया हुआ है भाई, सिल्क क्लॉथ है और ग्लास रोड है, दोनों को अगर रब करेंगे तो सिल्क क्लॉथ में कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और ग्लास रोड में कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। सेम ऐसा ही एनिमल फर, जो वो बाल सा होता है एनिमल्स का, जैसे एनिमल फर बोले तो वो बिल्ली उल्ली का कोई भी खाल जो होता है ना, उसको रुई टाइप का जो, तो उसको लेना है और एबोनाइट रड को लेंगे। दोनों को जब रब करेंगे तो एबोनाइट में कौन सा चार्ज आ रहा है, माइनस चार्ज आ रहा है, और जो एनिमल फर है उसमें कौन सा चार्ज आ रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना, वही सेम चीज़ ये लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात आता है कि जितना भी आपका एलिमेंट है, जितना भी बॉडी है, कौन सा 2 बॉडी को रब करेंगे तो किस में प्लस आएगा, किस में नेगेटिव आएगा, कितना याद रखिएगा, ठीक है ना। तो किस में पॉजिटिव किस में नेगेटिव आएगा, इस चीज़ के लिए एक टेबल दिया हुआ है आपके बुक में कि इस टेबल में से कोई भी, देखिए ये जो टेबल है ना, इस टेबल में से कोई भी 2 बॉडी को अगर आप उठा लेंगे, जैसे ह्यूमन स्किन को उठा लिए और आपका रेबिट फर को उठा लिए, दोनों को जैसे ही आप रब करेंगे तो स्टार्टिंग में जो मिला, पहले जो मिला ईयरली स्टार्टिंग में, जैसे ह्यूमन स्किन सबसे पहले मिला तो उसमें पॉजिटिव चार्ज ही आएगा और बाद वाला रेबिट फर में नेगेटिव आएगा। कोई और एग्जांपल लीजिए, मान लेते कि आप नायलॉन को लिए और सिल्क को लिए, दोनों को रब करेंगे तो नायलॉन में कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना, और सिल्क में नेगेटिव।
यही लिखा हुआ है इफ़ टू बॉडीज फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट, जो लिस्ट दिया हुआ है उसमें से उसको अगर रब करेंगे, आर रब्ड, देन क्या होगा, द बॉडी अपियरिंग एयरली, जो पहले दिखाई पड़ रहा है इन द लिस्ट में, वो होगा पॉजिटिवली चार्ज होगा, जबकि लेटर जो बाद में है वो क्या चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। अब चार्ज है, चार्ज को डिनोट करते हैं एक तो कैपिटल क्यू से या फिर स्मॉल क्यू से। चार्ज एक है मेरा स्केलर क्वांटिटी, और इट, गौर कीजिएगा इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, समझ पा रहे हैं। जैसे कुलाम से अगर इसको यूनिट है इसका 2 कुलाम, ये आगे में जो 2 रहता है इसी को तो मैग्नीट्यूड बोलते हैं। इसका डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, ठीक है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है, यानी दोनों चीज़ आ गया, मैग्नीट्यूड भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गया। उसके बावजूद इसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोल रहे हैं। रीज़न ये है कि ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्लास 11th याद कीजिए, उसको फ्लो नहीं करता है, ठीक है ना। तो इसको एक अलग क्वांटिटी बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी। तो ऑप्शन में देख लेना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको हम लोग वो मानना है। लेकिन अभी तक मैं जितना देखा हूँ उसमें स्केलर क्वांटिटी रहता है, तो स्केलर ही आप मारेंगे। ये नहीं कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों आ गया तो वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा नहीं। ऐसा यूनिट देखिए कूलाम है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा यूनिट कूलाम हो गया। और सीजीएस यूनिट जो है आपका ईएसयू बोलिए या फिर स्टेट कूलाम। ईएसयू का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, इसी को स्टेट कूलाम बोलते हैं। दोनों के बीच रिलेशन जो है 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ ईएसयू होता है। डायमेंशनल फार्मूला देखिए, करंट का जो होता है इसको आई से डिनोट करते हैं, Q/T होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको चाहिए क्या, Q चाहिए, तो Q इक्वल टू क्या होगा, I × T। तो करंट का जो डायमेंशनल फार्मूला वो एम्पियर होता है, ऐसे ही उसको लिखते हैं सिंबल जो डायमेंशनल फार्मूला में, ठीक है। और T जो है आपका टाइम, उसको कैपिटल T से। तो यहाँ से क्या होगा, अल्टीमेटली क्या निकला, चार्ज का जो डायमेंशनल फार्मूला है A1T1। अगर आप M और L को भी इंक्लूड करना चाहते हैं तो M0 L0 क्या होगा, M0 L0 A1T1। क्लियर, अगला स्लाइड में चलिए। एप्लीकेशन है देखिए डेली लाइफ में, पेंट स्प्रे के टाइम पे जो पेंट आप स्प्रे करते हैं वो पेंट वॉल से जाके स्टिक हो रहा है, चिपक रहा है, तो रीजन कहीं ना कहीं वहाँ पे चार्ज डेवलप, ऑपोजिट चार्ज डेवलप हो रहा होगा, तभी वो वहाँ से जाके चिपक रहा है। सेम चीज़ प्रिंटर में भी देखिए, और वान डी ग्राफ जनरेटर में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो कंसेप्ट है, वो चार्जेस का जो यूज़ है वो उसमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। वान डी जनरेटर के बारे में उसमें डिटेल्स में आप लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस नाम का जो चैप्टर है उसमें वान डी ग्राफ जनरेटर के बारे में आपको जानकारी बढ़िया से मिलेगा। अब मास का चार्ज से क्या रिलेशन है, हम लोग क्या देखें कि कोई बॉडी अगर चार्ज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से बाहर निकला है, एक इलेक्ट्रॉन अगर निकला तो मास भी साथ में जाएगा, यही है ना। तो अगला में वो अगला स्लाइड में देखिए जो लिखा हुआ है यही चीज़, इसको देखिए, एप्लीकेशन तक हो गया। चार्जेज एंड मास रिलेशन, जिस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव साइन आया यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, तो ये मास क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन के साथ जितना भी इलेक्ट्रॉन उस बॉडी से बाहर निकला है, मास भी साथ में बाहर निकला होगा। तो इस बॉडी में क्या होगा, मास स्लाइटली डिक्रीज होगा। यहाँ लिखा हुआ लैंग्वेज में देखिए, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव मास आल्सो मूव। हाँ भाई, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो मास भी साथ में जाएगा, और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन गया है वहाँ पे क्या होगा, हेवियर मास होगा। अब पॉइंट टू रिमेंबर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वैल्यू याद रखिएगा, ये यूनिवर्स में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है कितना, -1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या है, वो सेम वही है, साइन चेंज कीजिएगा, +1.6 × 10⁻⁹ कूलम। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻27 kg। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 9.1 × 10⁻31 kg। अभी तक जितना पढ़ाएं मुझे लगता है कि आपको ये पूरा समझ में आया है, ठीक है ना। अब इतना अगर समझ में आया, ये आपको वान डी ग्राफ जनरेटर है पेंट स्प्रे वाला, इतना अगर समझे तो ये जो डीपीपी आपके सामने नज़र आ रहा है, ये 6 क्वेश्चन को आप घर में अभी प्रैक्टिस कीजिएगा बढ़िया से। नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्द ही अपलोड करेंगे, आप लोग बेल आइकन दबा करके रखिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, फिर तुरंत फिर आगे का काम करना है, ठीक है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।